हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे इंडियन इकोनॉमी एंड मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा जेके एसएसबी एग्जाम्स। अगर आप डिफरेंट सिलेबस को देखोगे जेके एसएसबी के ऑलमोस्ट हर एक सिलेबस में आपको इंडियन इकोनॉमी मिलेगा, लेकिन यहां से आपको एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे, ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछे नहीं जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना सिलेबस आपको नहीं करना है। आपने जो प्रीवियस पैटर्न है उसको देखना है और उसी के अकॉर्डिंग यहां पे मैं इंडियन इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो कवर करूंगा। एक या दो मार्क्स आते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो सिलेबस है वो कवर होगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो इंडियन इकोनॉमी की सीरीज चलेगी इसको आपने कंप्लीटली फॉलो करना है। अगर आपको नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। Now let us start. हम स्टार्ट करते हैं by the definition of national income. Now, national income is the sum total of factor incomes earned by the normal resident of a country during the period of an accounting year. National income होती है sum total of factor incomes जिसको earn करते हैं normal resident of country during the period of an accounting year. अब ये factor incomes और normal resident of a country होता क्या है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है इंडिया में अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। स्टार्ट करते हैं हम फैक्टर इनकम से। फैक्टर इनकम इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। ओके, जब हम इन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां से जो हमें पेमेंट मिलती है, वहां से जो हमें प्रॉफिट मिलता है, वहां से जो हमें इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को कहते हैं फैक्टर इनकम्स। ठीक है, आपने याद रखा हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। उन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वहां से जो हमें इनकम रिसीव होती है उस इनकम को हम कहते हैं फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम को इकोनॉमिस्ट ने क्लासिफाई किया है 4 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, पहला हमारे पास आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या हम जिसको कहते हैं वेजेस। अब ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज या वेजेस ये एक फैक्टरल इनकम होती है। इसको रिसीव करने वाला होता है एक हाउस होल्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एम्प्लॉय ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, जब एक हाउस होल्ड, एक लेबर जो है कहीं काम करता है, कहीं वो अपनी सर्विसेज को रेंडर करता है, वहां से जो उसको पेमेंट मिलती है उसको हम कहते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, या सिंपल वर्ड्स में हम उसको कहते हैं वेजेस। उसके बाद आता है रेंट। रेंट क्या होता है, रेंट वो फैक्टरल इनकम होती है जो रिसीव करता है एक हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर लैंड बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। जब हम लैंड को इस्तेमाल करते हैं फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, तो वहां से जो लैंड का मुआवजा मिलना चाहिए था, ठीक है, जो लैंड की कमाई है उसको हम कहते हैं रेंट। उसके बाद है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ देयर कैपिटल बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। अब कैपिटल होता है मशीनरी। ठीक है, तो मशीनरी का जो मुआवजा होता है, मशीनरी की जो मेहनत की कमाई होती है, जो रिसीव करता है उसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, फैक्टरल इनकम है, और इसको रिसीव करने वाला कौन होता है, कैपिटल होता है। ये कैपिटल की कमाई होती है। उसके बाद आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट रिसीव कौन करता है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर द यूज ऑफ एंटरप्रेन्योरल स्किल्स। हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनमें एक होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को जो फैक्टरल इनकम मिलती है उसका नाम क्या है, प्रॉफिट है। उसको क्यों मिलती है, वो भी अपनी सर्विसेज रेंडर करता है। ठीक है, तो हमारे पास हो गए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। उनको क्या क्या मिलता है, फर्स्ट फैक्टर ऑफ इनकम जो कि लेबर को मिलती है उसका नाम है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। वो फैक्टरल इनकम जो लैंड को मिलती है उसको हम कहते हैं रेंट। वो फैक्टरल इनकम जो कैपिटल को मिलती है उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट। वो फैक्टरल इनकम जो एक एंटरप्रेन्योर को मिलती है उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। ये आपने क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर इनकम्स आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रांसफर इनकम। हमारे पास जनरली 2 टाइप्स की इनकम होती है। एक हो गई हमारे पास फैक्टर इनकम, दूसरी हमारे पास हो गई ट्रांसफर इनकम। अब ये ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम वो इनकम होती है
जो हम रिसीव करते हैं एज ए हेल्प, डोनेशन आर चैरिटी। ओके, वेयर एज फैक्टरल इनकम वो इनकम होती है जो हम रिसीव करते हैं फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रेंडरिंग देयर फैक्टरल सर्विस। जो हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, वो जब अपनी सर्विस रेंडर करते हैं वहां से जो हमें पेमेंट मिलती है उसको हम कहेंगे फैक्टरल इनकम। ठीक है, इसको आप सिंपल वर्ड्स में याद रखोगे। फैक्टरल इनकम हो गई मेहनत की कमाई और ट्रांसफर इनकम हो गई बिना मेहनत की कमाई। जब भी आपको ये लगेगा कि ये जो कमाई है, ये जो पैसे रिसीव हुए हैं, ये मेहनत करके रिसीव हुए हैं, तो उसको आप क्या कहोगे? फैक्टरल इनकम कहोगे। जब आपको लगेगा कि ये जो हमें मुफ्त का मिला, तो उसको आप क्या कहोगे? ट्रांसफर इनकम मिला। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है पॉकेट मनी, घर वाले हमें पॉकेट मनी देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गई? वो ट्रांसफर इनकम होती है। बैगर जो कमाई करता है वो क्या हो गया? ट्रांसफर इनकम हो गया। ठीक है, हमारा बेटा कहीं फॉरेन में काम कर रहा है, वहां से हमें पैसे भेजेगा, वो भी क्या हो गई हमारे लिए? ट्रांसफर इनकम हो गई। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा लगेगा कि बिना मेहनत की कमाई है, आपने उसका नाम देना है ट्रांसफर इनकम। अब आपने एक चीज याद रखनी है, जो ट्रांसफर इनकम होती है उसको हम एस्टिमेट नहीं करते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के अंदर जो कैलकुलेट होती है, जो एस्टिमेट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्टरल इनकम एस्टिमेट होती है। ओके, अब हमारे पास जो सेकंड टॉपिक था वो था नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब ये नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी वन हु ऑर्डिनरीली रिजाइड इन द कंट्री कंसर्न्ड एट लीस्ट 1 ईयर। सबसे पहले नॉर्मल रेजिडेंट वो होता है जो कम से कम एक पर्टिकुलर कंट्री में 1 साल के लिए रहे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, तो कोई यूएस का बंदा इंडिया में आया, तो इंडिया में उसको नॉर्मल रेजिडेंट बनने के लिए सबसे पहले कम से कम 1 साल उसको रुकना पड़ेगा। ओके, उसके बाद whose center of economic interest lies in that country। now आप एक चीज याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में जो भी हम टर्म डिस्कस करेंगे वो पॉलिटिकल नहीं होगी बल्कि इकोनॉमिक टर्म में होगी। अब नॉर्मल रेजिडेंट में सबसे पहले उसको 1 साल यहां पर रहना पड़ेगा, उसके बाद उसका जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट होगा, यानी कि उसकी प्रोडक्शन, उसकी कंजप्शन, उसकी इन्वेस्टमेंट, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका जो इंटरेस्ट है यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यूएस का कोई लड़का है, वो इंडिया के अंदर रहता है। ठीक है, अब वो इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा रह गया। अब देखो स्टूडेंट है, वो भी इंडिया के अंदर 1 साल से ज्यादा रह गया, क्या हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहेंगे? अब देखिए जो दूसरी हमारे पास कंडीशन है वो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि प्रोडक्शन, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। अब एक स्टूडेंट को आप जब गौर करोगे तो उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इस कंट्री में नहीं है, बल्कि अगर वो यूएसए का है तो उसको यूएसए के ही जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वही लाई करेगा। ओके, इसलिए हम स्टूडेंट को नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री नहीं कहेंगे। आपने क्या करना है, जब भी आपको कोई पूछे कि बताओ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री क्या होता है, आपने सबसे पहले बोलना है कि नॉर्मल रेजिडेंट की 2 कंडीशन है। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि वो 1 साल किसी पर्टिकुलर कंट्री में रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट में क्या क्या आता है? प्रोडक्शन भी आएगा, कंजप्शन भी आएगा और इन्वेस्टमेंट भी आएगा, वो भी उसी पर्टिकुलर कंट्री में लाई करना चाहिए। तब जाके हम उसको कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब देखिए नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और नॉन रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री होता क्या है। सबसे पहले आप एक चीज याद रखो, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए सिटीजन का होना जरूरी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है और हो सकता है वो इंडिया का सिटीजन नहीं हो। ओके, अब देखिए इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज इन इंडिया, जो इंडिया के फॉरेन एम्बेसीज में काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो एम्बेसडर हैं वो यूएस में है, तो वो कहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए? वो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हो गए। ओके, और जो बाहर के जो एम्बेसी इंडिया में है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएस की एम्बेसी है, वहां के एम्बेसडर इंडिया में है, तो वो इंडिया के क्या हो गए? नॉन रेजिडेंट हो गए। उसके बाद इंडियन एम्प्लॉय इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपने सिंपल चीज याद रखनी है कि इंडिया का कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट हो वहां पे काम करता है तो वो इंक्लूड होगा नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री में। ठीक है, और इंडिया के अंदर कोई भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है बाहर का काम करेगा तो वो इंडिया का क्या हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया, और वो नॉर्मल रेजिडेंट होगा उसी कंट्री का जहां से वो आया है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन है, ठीक है, यूएन रखो आप, इंडिया के अंदर है, और अमेरिका कोई बंदा इसमें काम कर रहा होगा तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट है? वो यूएस का ही नॉर्मल रेजिडेंट है। दूसरी एग्जांपल आप ले लो, इंडिया के अंदर वर्ल्ड बैंक आ गया, ठीक है, तो यूएस का कोई बंदा वर्ल्ड बैंक में काम कर रहा है तो वो कहाँ का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया? वो यूएस का ही नॉर्मल रेजिडेंट हो गया। द फॉरेन सिटीजन लिविंग इन इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर,
अब कोई फॉरेन सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, बट इंडिया में रह रहा है वो 1 साल से ज्यादा, और उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी इंडिया के अंदर ही लाई करेगा, तब जाके उसको हम कहेंगे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री। इसमें स्टूडेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज उनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो अपनी ही कंट्री में लाई करता है। अब नॉन रेजिडेंट कौन हो गया? नॉन रेजिडेंट हो गया फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स वर्किंग इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो राफेल जहाज लिए हैं, यूएस का कोई टेक्निकल इधर आएगा, 5-6 महीने वो काम करेगा, उसके बाद वापस चला जाएगा, तो उसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बिकॉज एक तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अपनी कंट्री में है, ओके, और दूसरा वो 1 साल से कम यहाँ पे रह गया, ओके, तो इसको हम कहेंगे नॉन रेजिडेंट। अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया और नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया किससे कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम। इनकम को हम ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे डोमेस्टिक लेवल पे और नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब ये डोमेस्टिक और नेशनल क्या होता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टरल इनकम। जब भी हम इनकम की बात करेंगे तो हम सिर्फ बात करेंगे फैक्टरल इनकम की, चाहे हम डोमेस्टिक इनकम की बात करेंगे चाहे हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम होती है सम टोटल ऑफ फैक्टरल इनकम। अब फैक्टरल इनकम में क्या क्या आएगा आपको पता है, बताओ फटाफट से, पढ़े बगैर बताओ। एक तो आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट आएगा, इंटरेस्ट आएगा और प्रॉफिट आएगा, जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। ये चीज आपको याद रखनी है। जो डोमेस्टिक इनकम है वो इनकम होती है, वो फैक्टरल इनकम होती है जो जनरेट हुई हो सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री में। नो मैटर इसको कौन जनरेट कर रहा है, ये मैटर नहीं है, आइदर नॉर्मल रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इंडिया का रहने वाला है या इंडिया का रहने वाला नहीं है, ठीक है। इन द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक्स में बात कर रहा हूं, मैं सिटीजन की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। नॉर्मल रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, वो सिर्फ यहाँ पे क्या करना चाहिए, इनकम जनरेट करना चाहिए, फैक्टरल इनकम जनरेट करना चाहिए, उसको हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब देखिए, जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ये होती क्या है। यूएन ने इसको बहुत ही मजेदार वर्ड्स में एक्सप्लेन किया है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। हम डोमेस्टिक टेरिटरी को इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं। अब ये इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है, ये एक जियोग्राफिकल टेरिटरी होती है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। अब आपने याद रखना है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है वो हिस्सा है, वो इंडिया का या किसी कंट्री का वो हिस्सा है जहां पे वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, जहां पे इंडिया के लोग, यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमिक टेरिटरी है ये वो हिस्सा है जहां पे इंडिया के लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, इंडिया के जो गुड्स एंड कैपिटल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सबसे पहले इंडिया का तमाम जो जियोग्राफिकल एरिया है वो तो आएगा। उसके बाद जो हमारा आउट ऑफ कंट्री भी हिस्सा कुछ है वो भी इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसके अंदर इंक्लूड होगा। अब वो हिस्सा कौन है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की एम्बेसी यूएस में है। अब इंडिया की एम्बेसी यूएस में, तो उस एम्बेसी में सिर्फ इंडियंस जाएंगे, इंडिया के गुड्स जाएंगे और इंडिया के कैपिटल्स जाएंगे, वहां पे अमेरिकन कोई भी नहीं जाएगा। तो उस एम्बेसी में इंडिया के पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल फ्रीली मूव करेंगे। तो जो वो एरिया है उसको भी हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। या फॉर एग्जांपल यूएस का कोई बंदा है, यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, तो उस एम्बेसी में इंडियन कोई नहीं जा सकता है, वहां पे सिर्फ यूएस वाले जाएंगे, उनका कोई काम होगा, ठीक है, उनके गुड्स होंगे, उनके कैपिटल होगा, जो कुछ भी होगा तो वो यूएस का ही होगा, उसको भी हम कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ यूएसए। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम है सम टोटल ऑफ फैक्टरल इनकम्स, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, जो कि अर्न करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। यहां पे आपने चीज याद रखी, ऊपर जो डोमेस्टिक इनकम थी उसको नॉर्मल रेजिडेंट भी अर्न करता था और नॉन रेजिडेंट भी अर्न करता था, ठीक है, बट कहां पे अर्न करते थे, डोमेस्टिक टेरिटरी में। अब नेशनल इनकम में सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट अर्न करता है, चाहे कहीं भी वो अर्न करे। यहाँ पे जो हमारे पास नेशनल इनकम है, यहाँ पे हमें डोमेस्टिक टेरिटरी की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वहां की जरूरत है। और दूसरा आपने डिफरेंस देखा कि जो नेशनल इनकम में
वहां पे नॉन रेजिडेंट का कोई लेना देना नहीं होता है। यहां पे हम सिर्फ बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक, अब आपने इसका बीच में जो डिफरेंस है उसको देख लिया। अब आपको इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो। अगर आप चाहोगे तो डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने क्या करना है, जो चीजें नेशनल इनकम को चाहिए तो वो आप डोमेस्टिक इनकम को दे दो, और जो इसको नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर दो। अब देखिए, डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? ये होती है वो इनकम जो हमारे लोग, जो इंडिया के लोग बाहर अर्न करते हैं, ठीक है, माइनस जो बाहर के लोग इंडिया में अर्न करते हैं, उन दोनों को माइनस करते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टरल इनकम। अब जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, यानी कि डोमेस्टिक इनकम है, इसको हम प्लस करेंगे। जो फॉर एग्जांपल इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हमने कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले इंडिया की तमाम डोमेस्टिक इनकम आएगी, ओके, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री या नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है, सब करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में काम नहीं कर रहे, उनकी इनकम को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद हम माइनस करेंगे नॉन रेजिडेंट, जो इंडिया के अंदर नॉन रेजिडेंट थे, बिकॉज डोमेस्टिक इनकम में हमने जो है नॉन रेजिडेंट की इनकम भी इंक्लूड की थी, उसको हम माइनस करेंगे। ठीक है, जब हम ये करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेशनल इनकम। ठीक है, अब आपने क्या याद रखा, डोमेस्टिक इनकम को आप प्लस करो, हमारे लोग जो बाहर रह रहे हैं, जो बाहर कमाई कर रहे हैं, उसको प्लस करो, ओके, और माइनस आप क्या करोगे, जो बाहर के लोग इंडिया में कमाई कर रहे हैं, तो तब जाके हमारे पास बनेगी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में। ठीक है, यहां पे मैंने डिटेल में लिखा है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है फैक्टरल इनकम अर्नड बाय आवर रेजिडेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं वहां से वो जो इनकम लाएंगे, माइनस फैक्टरल इनकम अर्नड बाय द नॉन रेजिडेंट इन अवर डोमेस्टिक टेरिटरी। ओके, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इसको हम सिंपल वर्ड में लिखते हैं, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम। अगर हमें कभी कभार नेशनल इनकम दी होगी तो हम उसको माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास क्या बनेगी, डोमेस्टिक इनकम बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट्स। आपको याद रखना है, हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम होती है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये दोनों एक ही चीज होती है। क्यों होती है एक चीज, बिकॉज जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसको हमने बेचना है, तो वहां से जो हमें इनकम रिसीव होती है उसको ही हम कहते हैं फैक्टरल इनकम। तो चाहे आप कहो डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक इनकम, दोनों एक चीज है, या आप कहोगे नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम, दोनों जो है एक ही चीज है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। कभी कभार मैं बोलूंगा नेशनल इनकम, कभी कभार मैं बोलूंगा नेशनल प्रोडक्ट, कभी कभार आपको मैं बोलूंगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और कभी कभार मैं आपको बोलूंगा ग्रॉस इनकम, ठीक है, या डोमेस्टिक इनकम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक और नेशनल प्रोडक्ट। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है और नेशनल क्या होता है। ठीक है, अब हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, ग्रॉस और नेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज, अब हमारे पास जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इसको हम मेजर करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है हमारे पास है डेप्रिसिएशन का। ठीक है, अब ये डेप्रिसिएशन होता क्या है, डेप्रिसिएशन होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल होते हैं हमारे पास मशीनरी। ठीक है, अब जो मशीनरी कंज्यूम करती है, यानी कि वियर एंड टियर ऑफ मशीन, कभी कभार मशीन खराब हो जाती है, उसके ऊपर जो खर्चा आता है, या कभी कभार एक मशीन का एक बोल्ट निकल गया, ठीक है, कभी उसको ग्रीसिंग करनी पड़ती है, उसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस का मतलब ही होता है टोटल, तो इसमें सारे प्रोडक्ट्स का जो सारा खर्चा है वो आएगा इसके अंदर। ठीक है, लेकिन नेट के अंदर हम क्या करते हैं, इस डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट कर देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। यहां पे मैंने लिखा है जीडीपी इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन और एनडीपी डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करेगा। जब भी हम बात करेंगे ग्रॉस की तो आपके माइंड में आना चाहिए कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन इंक्लूड हुआ है, और जब भी हम बात करेंगे नेट की तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इसमें जो है डेप्रिसिएशन निकाल दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पे मैंने लिखा है, उसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, चाहे आप डोमेस्टिक की बात करो चाहे आप नेशनल की बात करो, दोनों में सेम रहेगा। जब भी आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हमने क्या कर रहा है,
डेप्रिसिएशन इंक्लूड किया है, ठीक है। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट में, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। और अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट बनेगा जीएनपी, जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट को प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या आप कह सकते हो इसको नेशनल प्रोडक्ट। अब हमारे पास आता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल प्रोडक्ट बोलो आप, इसको हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी। अब ये दोनों चीजें क्या होती है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस हो या नेट हो, दोनों, अब जो है ग्रॉस पे भी और नेट पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एट मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को एलिमिनेट करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो वो हमारे पास क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट। आपने क्या याद रखा, आपने ये याद रखा कि जो मार्केट प्राइस है उसमें इंक्लूड होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास बनती है फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट को जब आप प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपके पास बनेगी मार्केट प्राइस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों होता है, इसलिए होता है बिकॉज देखिए, टैक्सेस ऑन गुड्स, गुड्स चीजों के ऊपर जो भी टैक्स लगता है उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो इनडायरेक्टली पे करना पड़ता है। जैसे एक जो फैक्ट्री है वो प्रोड्यूस कर रही है गुड्स, उसके ऊपर टैक्स लग गया, अब वो टैक्स जो है गुड्स के अंदर लगा देते हैं और वो गुड्स हम खरीदते हैं और हम वो इनडायरेक्टली टैक्स पे करते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी बात आएगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की, आपके माइंड में आना चाहिए टैक्सेस ऑन गुड्स टेंड्स टू राइज द मार्केट प्राइस ऑफ अ गुड्स। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होती है, फैक्टर कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट होती है जब हमने बनाया, चीजों को बनाया, ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने क्या किया, उन चीजों को देखा और उनके ऊपर टैक्स लगा दिया। तो जब टैक्स लगाएगी तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंगली डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइसेस इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज टेंड्स टू लोअर द मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। उसके बाद फिर से आ गई गवर्नमेंट, हमने जो है प्रोडक्शन की और जो प्रोडक्शन है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही है, हमें नुकसान हो रहा है, तो गवर्नमेंट हमें क्या देगी, सब्सिडी देगी। तो उस सब्सिडी की वजह से हमारे पास क्या होगा, जो मार्केट प्राइस है वो कम हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज हमें कम खर्चा आएगा तो हम प्राइस को भी कम करेंगे। तो जो सब्सिडी है और टैक्स है, जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे जो है मार्केट वैल्यू का जो मार्केट प्राइस है इसके अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इसलिए जो मार्केट प्राइस है ये डिफरेंट है फैक्टर कॉस्ट से। लेट अस सपोज दैट गवर्नमेंट अगर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा तो उस केस में जो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट है इसका कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। अगर सिर्फ हमारे पास बात होगी प्रोडक्शन की, प्रोड्यूसर की और हाउस होल्ड की, यानी कि प्रोडक्शन करेगा वहां से फटाफट से कहां से जाएंगी, हाउस होल्ड में जाएंगी चीजें, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है वो ना उसको सब्सिडी देगी ना उसको टैक्स डालेगी, तो तब उस केस में हमारे पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, अब आपने क्या याद रखना है कि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है एट मार्केट प्राइस, उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहोगे फैक्टर कॉस्ट में, तो आपने क्या करना है, उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करना है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स किसके इक्वल होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है, यानी कि जो टैक्सेस एम्प्लॉय जो लेवी किए, ठीक है, उसके बाद माइनस सब्सिडीज, जो उनको सब्सिडीज दी है और जो टैक्स लेवी किए, ठीक है, टैक्स लेवी किए माइनस सब्सिडीज, तो आपके पास आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, चाहे डोमेस्टिक की बात करो चाहे आप नेशनल की बात करो, ठीक है। तो नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहां पे भी जब आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा फैक्टर कॉस्ट, क्या आएगा, नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, चाहे वो ग्रॉस की हो या नेट की हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम बात करेंगे डिफरेंट एग्रीगेट्स जो रिलेटेड है नेशनल इनकम के। अभी तक जो हमने डिस्कस किया बस वही आगे भी है, अगर आपने अभी तक ध्यान से देखा होगा तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। अब देखिए, सबसे पहला एग्रीगेट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम मार्केट प्राइस से स्टार्ट करेंगे, फिर हम जाएंगे फैक्टर कॉस्ट की तरफ। इसको हम कहते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होती है,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। जब भी आप इस चीज को टर्म को देखोगे तो आपको यहीं से पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए। जी आया मतलब डेप्रिसिएशन इनके अंदर इंक्लूड हो गया, डी आया मतलब जो भी चीजें प्रोड्यूस हुई है, जो भी मार्केट वैल्यू हुई है फाइनल गुड्स एंड सर्विस की, वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हुई है। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो रेडी टू यूज फॉर कंज्यूमर होती है। जब भी फाइनल गुड्स आप देखोगे तो आपने देखना है कि इसको इस्तेमाल कौन कर रहा है। अगर कंज्यूमर कर रहा है तो उसको हम कहेंगे फाइनल गुड्स। अगर उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा तो उसको हम फाइनल गुड्स नहीं कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोर हमारे पास है, फ्लोर को एक हाउस होल्ड खरीदेगा, आप और मैं खरीदेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे फाइनल गुड्स। और उसी फ्लोर को एक बेकर खरीदेगा ब्रेड बनाने के लिए, तो उसको हम फाइनल गुड्स नहीं कहेंगे, ठीक है। उस केस में उसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। इसको मैं अभी डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप इतनी चीजें आप याद रखिएगा। अब यहां से आपको क्या पता चला? सबसे पहले जी का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब हो गया डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड हो गया, ओके। उसके बाद डी मतलब जो भी मार्केट वैल्यू है वो कहां पे है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मार्केट प्राइस, ठीक है। मार्केट प्राइस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हैं और माइनस सब्सिडीज कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यहां पे हम बात कर रहे थे ग्रॉस की और यहां पे हमारे पास नेट की। तो ग्रॉस और नेट में क्या फर्क है? सिर्फ फर्क है डेप्रिसिएशन का। यहां पे हमारे पास डेप्रिसिएशन इंक्लूड हो रहा था, मैंने यहां पे लिखा है इनक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, और इस वाले टर्म में, इस वाले एग्रीगेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं हो रहा है। यहां पे मैंने लिखा है एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। होप आपको समझ आ गया होगा। यहां पे मैंने लिखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इसको लिख सकते हो एनडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस इसी को जब हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ये बनेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। और जब हम जीडीपी में से डेप्रिसिएशन निकाल देंगे तो हमारे पास बनेगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो आपने क्या करना है, यहां पे देखो आप, सबसे पहले जी है, इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूड है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एन है, इसका मतलब अभी जो डोमेस्टिक टेरिटरी थे वो निकल गई है, अब हमारे पास बना है नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल पे क्या होता है? प्लस होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो हम जी लिख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो जी बिल्कुल सेम है दोनों में, तो जी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद सिर्फ डी हमें कन्वर्ट करना है, तो डी को कन्वर्ट करने के लिए हम करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस, सिंपल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता क्या है? देखिए, इसको देखिए आप, सबसे पहले है नेट, इसका मतलब जो ग्रॉस था उसको निकाल दिया गया है, मींस डेप्रिसिएशन को निकाल दिया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद एन है नेशनल लेवल पे, यानी कि डोमेस्टिक था अब ये नेशनल लेवल पे आ गया, और मार्केट प्राइस सेम है, तो इन्होंने यहाँ पे इससे कैलकुलेट किया है, ठीक है। एनडीपी से कैलकुलेट किया है, जो हमने पीछे पढ़ा था एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज नेट की है, वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जो डोमेस्टिक है इसको नेशनल लेवल पे बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे? प्लस करेंगे, बस हो गया। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को प्लस करो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बहुत ही सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। क्या है यहाँ पे? ग्रॉस है, ठीक है, आप किसी से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद डी है, यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी प्रोड्यूस हुआ है, और पी है यानी कि प्रोडक्ट है, यानी फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट, अभी तक हम बात कर रहे थे मार्केट प्राइस की, अब हम बात करेंगे फैक्टर कॉस्ट की। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे इस वक्त मार्केट प्राइस में से जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनको एलिमिनेट किया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे किस तरह से कैलकुलेट किया है? इन्होंने कैलकुलेट किया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, बिल्कुल, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसने इसको लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और यही इक्वल होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं
इसकी जो गवर्नमेंट का टैक्सेस है उसकी हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इस वक्त जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है और जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो दोनों इक्वल है। जब भी आपके पास गवर्नमेंट की बात ही नहीं होगी तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस की कोई डिफरेंस ही नहीं है। जब भी गवर्नमेंट इंडल्ज हो जाएगी, जब वो बात करेंगे टैक्सेस की, तो उस केस में आपको सतर्क रहना है और आपने डिफरेंस करना है मार्केट प्राइस में और फैक्टर कॉस्ट में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया आप नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको आप कैसे करोगे? देखिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सबसे पहले जो ग्रॉस था अब वो चेंज हो गया है। पिछले मैंने क्या किया था, पीछे जो मैंने कैलकुलेट किया था 5 वाला कैलकुलेट किया था, तो वहां पे मैंने डेप्रिसिएशन प्लस किया था और यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन लिखा ही नहीं है, सिर्फ मैंने लिखा है 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम इसको लिख सकते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। जब भी हम डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे जो नेट है वो कन्वर्ट होगा ग्रॉस में। ठीक है, और जब भी हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को रिमूव करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा? वो नेट में कन्वर्ट होगा। जितने भी मैंने एग्रीगेट्स डिस्कस किया ना, कोई भी एग्रीगेट ले लो, उससे आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ले लो, कोई भी ले लो, उससे आप बाकी टर्म आराम से निकाल सकते हो। अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी आप इसको समझिए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कैसे किसी भी टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। लास्ट पे हमारे पास है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। अब इसको इन्होंने क्या किया? नेशनल लेवल पे बनाया है, तो नेशनल लेवल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे, बस इतना सा फर्क है। और लास्ट पे हमारे पास क्या आ गया? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम कहते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इन्होंने निकाला है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से, और एनडीपी को क्या किया है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड किया है। इसको ऐड क्यों किया है? बिकॉज जो हमारे पास ये डी है ना बीच में, डी को एन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ता है। ओके, या आप क्या करोगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, हम जानते हैं कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारे पास क्या बनेगा? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, तो ये थे हमारे पास 8 एग्रीगेट्स ऑफ द नेशनल इनकम। अब आपको मैं सिखाता हूं कि कैसे हम किसी भी एग्रीगेट से क्विक और कैसे निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज दैट हमारे पास है जी एन पी। जीएनपी आप ले लो मार्केट प्राइस पे। ठीक है, अब बताओ इसको हम किससे करेंगे? लेट अस सपोज दैट इसको हम निकालेंगे एन एन पी एट मार्केट प्राइस से। सबसे पहले यहां पे मार्केट प्राइस और यहां पे सेम है। अब आपने क्या करना है? एक तो जी है, यहां पे एन है, इसको आप कन्वर्ट करोगे, तो आप क्या करोगे? प्लस करोगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, जब इसको आप प्लस करोगे डेप्रिसिएशन, तो आपके पास क्या बनेगा? जी बनेगा यहाँ पे। ओके, इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं, हम लिखेंगे जी एन पी एट मार्केट प्राइस। इसको आप कहां से इंक्लूड करो? आप इसको करो जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। इस वक्त मैंने क्या लिया? फैक्टर कॉस्ट लिया। सबसे पहले आपने क्या करना है? माइनस करो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, एनआईटी मैंने यहां पे लिखा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, ये हो गया, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है वो कन्वर्ट हो गया मार्केट प्राइस में। अब आपने क्या करना है? जीएनपी यहां पे भी है, जीएनपी यहां पे भी है, बस इतना आपने कर दिया, बस आपका काम हो गया। कोई भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लो, उसको आप करो। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम पे भी है, वहां पे भी आप पूछ सकते हो। देखिए यहां पे मैंने क्या किया है, इसको पूरे को अच्छे से समझाया है। यहां पे हमारे पास क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब देखो जीडीपी को जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करोगे आप? जब आप माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज करोगे तो आपके पास क्या बनेगा? जो मार्केट प्राइस था वो अब चेंज होकर किसमें चला जाएगा? फैक्टर कास्ट में चला जाएगा। ठीक, अब आपके पास क्या बना? जीएनपी एट फैक्टर कास्ट। अब इसमें से निकाल दो आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, जब आप इसमें से आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल दोगे तो आपके पास क्या बनेगा? जीडीपी एट फैक्टर कास्ट। फिर यहीं पे पहुंचा। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास मार्केट प्राइस में और यहां पे फैक्टर कास्ट पे। क्यों है? बिकॉज हमने यहां पे इसको क्या किया है?
इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दिए हैं, ठीक है, और सब्सिडीज को प्लस किया। इस तरह से आपको कहीं से भी कहीं पे भी आप इसको बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो। बिफोर डिस्कसिंग नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जीडीपी होता क्या है। अब जीडीपी की डेफिनेशन आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगी। नाउ जीडीपी, जी स्टैंड फॉर ग्रॉस, और ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ओके। उसके बाद डी, डी फॉर डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब टोटल टेरिटरी, पी फॉर प्रोडक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि टोटल प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। हैंस हमारे पास जो जीडीपी की डेफिनेशन है वो है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस भी हूं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बहुत ही सिंपल है, आपने इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन निकाल देनी है। अब हम आते हैं नॉमिनल जीडीपी पे। नाउ नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ये भी सेम जीडीपी की तरह होता है, बट जब हम नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हम जो कंसिडर करते हैं प्राइसेस वो होती है करंट ईयर प्राइसेस, ओके। बाकी बिल्कुल सेम है, ये भी हमारे पास होता है मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, और कब प्रोड्यूस हुई होती है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ओके। और जब हम नॉमिनल जीडीपी को एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त जो हम प्राइसेस लेते हैं वो लेते हैं करंट ईयर प्राइसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है 2019 का तो हम जो प्राइसेस लेंगे वो लेंगे 2019 की ही, ओके। इसी को हम कहते हैं करंट ईयर प्राइसेस, ठीक है। हमारे पास इसकी इक्वेशन है, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी, ओके। क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, ओके। उसके बाद हमारे पास पी, पी आएगी प्रिवेलिंग प्राइसेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी कि करंट ईयर प्राइसेस, ओके। अब देखिए हमने इस इक्वेशन को देखा, ओके। यहां से जो नॉमिनल जीडीपी है इसके अंदर इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, ओके। अब जो इसके अंदर चेंजेस होंगी वो किसकी वजह से होंगी, वो होगी या तो क्वांटिटी की वजह से होगी या तो प्राइसेस की वजह से होंगी, ठीक है। बिकॉज दोनों की दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, ओके। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 2018 का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वहां पे प्राइसेस अलग हो सकती हैं, 2019 का करेंगे वहां पे प्राइसेस अलग हो सकती हैं, 2015 का कैलकुलेट करेंगे वहां पे क्वांटिटी अलग हो सकती है, 2014 का करेंगे वहां पे क्वांटिटी अलग हो सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो चेंज होता है, क्वांटिटी से भी चेंज हो सकता है और प्राइसेस की वजह से भी चेंज हो सकता है, ओके। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि जब कोई हमें कहेगा कि नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हुआ होगा तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इंक्रीज हुआ है, बिकॉज जो नॉमिनल जीडीपी है वो प्राइसेस की वजह से भी इंक्रीज हो सकता है और क्वांटिटी की वजह से भी इंक्रीज होता है। तो इसमें आपने एक चीज याद रखनी है, जब आप ये कंसिडर करोगे, ये एज्यूम करोगे कि क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो उस केस में आप प्राइसेस को कांस्टेंट रखोगे, ओके। उसके बाद जब आप ये एज्यूम करोगे कि प्राइसेस की वजह से चेंज हुआ है तो क्वांटिटी हमें क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ओके। और यहां से आपको क्या पता चलेगा कि नॉमिनल जीडीपी जो है उससे ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये हुआ कि देयर इज अ इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। जो नॉमिनल जीडीपी है हो सकता है कि वो प्राइसेस की वजह से भी इंक्रीज हुआ हो। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा, वहां से आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी ना। मैंने लिया है एक न्यूमेरिकल और ये न्यूमेरिकल आपके एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिया है। सबसे पहले मैंने एज्यूम किया है कि एक इकोनॉमी व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर प्रोड्यूस कर रही है और जो आउटपुट है वो कांस्टेंट रहा। मैंने आपको बोला था या तो आपको प्राइस कांस्टेंट करनी पड़ेगी या आपको क्वांटिटी कांस्टेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए मैंने सबसे पहले कैलकुलेट किया है 2011 और 12 का, ओके। व्हीट उस वक्त प्रोड्यूस हो रही थी 20 टन और प्राइसेस हमारे पास थी 100 पर टन, ओके। उसके बाद क्लॉथ हमारे पास प्रोड्यूस हो रहे थे 100 मीटर और प्राइसेस क्या थी 5 पर मीटर। इसी तरह से शुगर प्रोड्यूस हो रहा था 5 टन और इसकी प्राइस क्या थी 500 पर टन, ओके। अब इसका हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 20 वो आएगा हमारे पास 2000। इस तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास आएगा 500 और 500 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास आएगा 2500, ओके। उसके बाद जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी एट मार्केट प्राइस है वो आएगा 5000, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे 2018 और 19 की। यहाँ पे हमारे पास
जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। क्यों रहेगी सेम? बिकॉज हमने ये एज्यूम किया है कि आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, उसके बाद जो प्राइसेस हैं वो चेंज हो गई है। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था इसी तरह से हम यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस वक्त हमारे पास जो जीडीपी है वो है 30,000। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देख लिया कि जो क्वांटिटी है वो तो फिक्स है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, बट ड्यू टू चेंज इन द प्राइसेस जो हमारे पास जीडीपी था वो इंक्रीज हो गया है। हेंस ये प्रूव हो गया है कि जब भी नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि हम बिल्कुल भी ये नहीं कहेंगे कि इकोनॉमी के अंदर जो आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ होगा। ओके, बिकॉज नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज हो सकता है प्राइसेस के इंक्रीज होने से भी। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी। अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की। नाउ जिस तरह से हमने नॉमिनल जीडीपी पढ़ा सेम उसी तरह से हमारे पास रियल जीडीपी भी होता है। रियल जीडीपी भी हमारे पास मार्केट वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि प्रोड्यूस हुई होती हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, उसके बाद जब हम रियल जीडीपी एस्टिमेट करते हैं तो इस वक्त हम करंट ईयर प्राइस नहीं लेते हैं बल्कि बेस ईयर प्राइस लेते हैं। ओके, अब बेस ईयर प्राइस का मतलब यह हुआ कि हम कोई प्रीवियस ईयर कंसिडर करते हैं, उसको फिक्स करते हैं और उसकी प्राइस से हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिखी है, इसका फार्मूला लिखा है रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू पी स्टार, वेयर क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई होती है अकाउंटिंग ईयर में। ओके, और जो पी है वह है प्रिवेलिंग प्राइसेस यानी कि बेस ईयर की प्राइस। लेट अस सपोज दैट हमने रियल जीडीपी कैलकुलेट करना है 2019 का, तो हम जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है 2019 में उसकी बात करेंगे, उसको ले लेंगे और उसके बाद जो प्राइसेस है वो लेंगे हम बेस ईयर की। लेट अस सपोज दैट हमने जो है बेस ईयर कंसिडर किया है 2011, तो हम जो है बेस ईयर की प्राइसेस यानी कि 2011 की प्राइसेस लेंगे और क्वांटिटी हम लेंगे 2019 की। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपने बताना है कि इंडिया में जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो हमने एट प्रेजेंट बेस ईयर जो बेस ईयर है वो कौन सा ईयर लिया है। इसका कमेंट आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में करिएगा और मैं आपको चेक करूंगा। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, यहां से आपको पता चलेगा कि जब भी रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से इंक्रीज होगा। क्यों? बिकॉज हमने पी जो है वो फिक्स लिया है, जो प्राइसेस हैं वो फिक्स ली हैं, वो एक बेस ईयर हमने रखा है, कोई पिछला पुराना हमने साल रखा है, उसकी प्राइसेस रखी हैं। जो प्राइसेस 2011 में थी वही प्राइसेस 2019 में भी हम लेंगे, हमारे पास सिर्फ क्वांटिटी चेंज होगी। तो यहां से आपको एक चीज पता चलेगी कि जब भी हम बात करेंगे रियल जीडीपी की इंक्रीज की तो उस वक्त हम ये मान लेंगे, हमें पता चलेगा कि देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब कि हमारे पास इकोनॉमी में आउटपुट इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट क्या है इसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा, अभी आप ये याद रख लो। लेट अस सपोज दैट हम ये मानते हैं कि बाकी तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी। Higher the level of real GDP, greater should be the availability of goods and services to the resident of country. जितना ज्यादा इंक्रीज होगा रियल जीडीपी उतना ही ज्यादा अवेलेबल होंगी गुड्स एंड सर्विसेज किनको? रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री को। ओके, इसका मतलब ये होगा इंप्लाइंग दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ शुड बी इम्प्रूव। जब हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा होंगी तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इंप्रूव हो गई वहां के लोगों की। तो आपको पता चल गया होगा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या फर्क है। जब हम बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी की तो उस वक्त हम लेते हैं करंट ईयर प्राइस। ओके, और जब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की तो हम बात करते हैं बेस ईयर प्राइस की। ओके, अब इसकी भी मैं एग्जांपल लूंगा जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। यहां पे मैंने एग्जम्पशन ली है कि जो इकोनॉमी है वो व्हीट, क्लॉथ एंड शुगर प्रोड्यूस कर रही है और प्राइस इस वक्त क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब हम प्राइस लेंगे बेस ईयर की। यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 2011-12 का और इसकी प्राइसेस यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, क्वांटिटी भी यहाँ पे लिखी है और इसका मैंने जीडीपी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। उसके बाद
जो हमारे पास क्वांटिटी है वो अब इंक्रीज हो गई है, 2011 और 12 के बाद ये इंक्रीज हो गई है, 30 टन, 200 मीटर एंड 10 टन हो गए। और जो प्राइस थी वो हमने बेस ईयर की ली है, मतलब जो प्राइस 2011 एंड 12 में थी वही हमें 2018 एंड 19 में भी लेनी है। तो मैंने वही प्राइसेस 100 मीटर पर टन, 5 मीटर पर टन एंड 500 मीटर पर टन लिया। तो इस वक्त हमारे पास जो जीडीपी आया वो आया 9000। तो हमें ये पता चला कि प्राइसेस तो कांस्टेंट है बट स्टिल जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ। और वो जीडीपी इंक्रीज कब होगा और कैसे होगा? बिकॉज क्वांटिटी हमारे पास क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इकोनॉमी में आउटपुट है वो इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो हेंस जो रियल जीडीपी है वो भी इंक्रीज हुआ। तो ये था हमारे पास नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। कभी कभार क्वेश्चन दिया होता है कि कन्वर्ट करो आप नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में, या इस तरह से भी दिया होगा कि रियल जीडीपी को आप कन्वर्ट करो नॉमिनल जीडीपी में। बहुत ही सिंपल है। इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? अगर हमने कन्वर्ट करना होगा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी में, तो हम करते क्या है? इफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस इज डिवाइडेड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर। जब हम जीडीपी यानी कि नॉमिनल जीडीपी, जिसको हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस भी या मॉनेटरी जीडीपी भी, इसको भी आप नोट डाउन कीजिएगा। जब भी हम नॉमिनल जीडीपी यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, इसको हम डिवाइड करेंगे प्राइस इंडेक्स ऑफ करंट ईयर यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, ओके, मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस इंडेक्स ऑफ बेस ईयर, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस ऑफ बेस ईयर। तो जो प्राइस ऑफ बेस ईयर है वो हमेशा क्या होती है? इक्वल टू 100। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेथड में क्या लिखा है? 100 लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम ऑब्टेंड करेंगे जीडीपी एट करंट प्राइस यानी कि रियल जीडीपी हम ऑब्टेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको डिटेल में फार्मूला लिखा है। रियल जीडीपी इसको कहो, या आप इसको कहो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इसको हमने ऑब्टेंड करना है जीडीपी एट करंट प्राइस, या आप कहो नॉमिनल जीडीपी। तो आप क्या करोगे? जीडीपी एट करंट प्राइस और डिवाइडेड बाय करंट प्राइस। ठीक है, यानी कि करंट जीडीपी और करंट प्राइस, और मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? बेस ईयर की जो प्राइस होगी। ठीक है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो बेस ईयर है वो हमेशा किसके इक्वल होती है? 100। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 100। ओके, अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल डिस्कस की है। इफ इन 2011 जीडीपी इज आरएस 100 करोड़। 2011 में जो जीडीपी है वो कितना है? 100 करोड़ से। एंड 2019 में हमारे पास जो जीडीपी है वो है 200 करोड़। इफ द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 400, तो यहाँ पे आपको एक चीज पता चल गई कि जो बेस ईयर प्राइस है यानी कि जो पुरानी प्राइस है वो है 100, और आज की प्राइस हमारे पास कितनी है? वो 400 है। हमने अब करना है कन्वर्ट जीडीपी एट करंट प्राइस टू जीडीपी एट रियल प्राइस। तो हम करेंगे क्या? हम सबसे लिखेंगे कि जीडीपी एट करंट प्राइस है क्या? तो करंट प्राइस मतलब करंट ईयर है 2019, तो इस वक्त का जीडीपी कितना है? 200। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 200। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स यानी कि करंट प्राइस कितनी है? तो करंट प्राइस हमारे पास है 400, और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे भी गिवन है बेस, और हमें भी पता है कि जो बेस ईयर है वो हमेशा इक्वल होता है 100 के। तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो। ठीक है, 100 1 जार 100, 100 4 जार 400, 4 1 जार 4, ओके, तो 54 जार 200। तो हमारे पास जो रियल जीडीपी है वो कितना आएगा? वो आएगा 50 करोड़। ओके, होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको, अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आए तो आपने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी। अगर लेट अस सपोज दैट हमारे पास रियल जीडीपी गिवन हो और हमने कैलकुलेट क्या करना है? नॉमिनल जीडीपी। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक चीज है कि उस वक्त हमारे पास प्राइस इंडेक्स भी गिवन होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं? रियल जीडीपी से हम नॉमिनल जीडीपी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है, यहाँ पे उल्टा हो गया। जैसे हमने पीछे किया था नॉमिनल जीडीपी में, सॉरी रियल जीडीपी में, तो यहाँ पे उसका इनवर्स है। वहां पे हमारे पास था 100 अपॉन प्राइस इंडेक्स, और यहाँ पे हमारे पास है प्राइस इंडेक्स अपॉन 100। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है कि जीडीपी हमारे पास 240 है और प्राइस इंडेक्स हमारे पास कितना है? 120 है। ठीक है, अब नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू
रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स अपन 100। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो रियल जीडीपी है वो है 240। ओके, उसके बाद जो प्राइस इंडेक्स है वो यहाँ पे गिवन है 120। ओके, और डिवाइडेड बाय 100। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास जो नॉमिनल जीडीपी आता है वो आता है 288। तो मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं रियल जीडीपी इंटू नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी। ओके, अब हम बात करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर की। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट इज द रेशो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। जो जीडीपी डिफ्लेटर है वो रेशो होता है बिटवीन जीडीपी एट नॉमिनल, यानी कि नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ठीक है, अब ये जीडीपी डिफ्लेटर कहता क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है चेंज इन द जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। अब देखिए, जब हम नॉमिनल जीडीपी लेते हैं यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस, तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे करंट ईयर की प्राइस। ओके, उसके बाद जब हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस लेंगे तो उस वक्त हम कंसिडर करेंगे जो प्राइस कंसिडर करेंगे वो बेस ईयर की प्राइस कंसिडर करेंगे। तो यहां से हमें एक चीज पता चलेगी कि कितना चेंज हुआ है जीडीपी ड्यू टू चेंज इन द प्राइस लेवल। ओके, और ये सेम होता है प्राइस इंडेक्स के, जिसको हम स्टैटिक्स में पूरे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास रियल जीडीपी गिवन है और नॉमिनल जीडीपी भी गिवन है। हमने फाइंड करना है जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर हम कैसे फाइंड करेंगे? जीडीपी डिफ्लेटर हम फाइंड करेंगे नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100, और यहां से हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास कितना आया? 110। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो नॉर्मल होता है वो 100 होता है। ठीक है, 100 होता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 100 आया होता तो हम कहते कि इट शोज दैट जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज बाय 100%। तो उस वक्त हम ये कहते हैं कि जर्नल प्राइस लेवल इंक्रीज बाय 0%, बट 110 हुआ, इसका मतलब 10% इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो जर्नल प्राइस लेवल है वो कितना इंक्रीज हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है। तो ये था आपके पास जीडीपी डिफ्लेटर। अब हमारे पास है जीडीपी एंड वेलफेयर। क्या हम जीडीपी को यह कह सकते हैं कि इट इज ए वेलफेयर इंडिकेटर फॉर वेलफेयर? जब हमारे पास जीडीपी इंक्रीज होगा तो इसको हम वेलफेयर कहेंगे। अब देखिए हमारे पास दो जीडीपी है, एक तो आ गया रियल जीडीपी, एक आ गया नॉमिनल जीडीपी। जब नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होगा तो हम ये डेफिनेटली नहीं कह सकते आइदर क्वांटिटी इंक्रीज है या प्राइस इंक्रीज है। हो सकता है प्राइस इंक्रीज की वजह से जो जीडीपी है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो उस वक्त आउटपुट जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होगी, तो उसको तो हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे दिस इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। उसके बाद आती है बात रियल जीडीपी की। नाउ रियल जीडीपी को हम कंसिडर करते हैं एज ए वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी कि वेलफेयर इंडेक्स हम मानते हैं इसको। अब वेलफेयर क्या होता है? वेलफेयर ऑफ पीपल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन, यानी कि एक कंट्री में एक पर्सन जो रहते हैं, हर एक पर्सन पे कितनी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जब भी इंक्रीज इन रियल जीडीपी होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास आउटपुट है, जो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज है वो इंक्रीज हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट इन द इकोनॉमी हैज बीन इंक्रीज्ड। अब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब ये अदर थिंग्स क्या होती हैं इसको मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा आगे ये होता क्या है। हम ये एज्यूम करते हैं कि बाकी तमाम चीजें क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। जब अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि जो वेलफेयर है वो क्या होगा? इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम पॉपुलरली नोन एज सोशल वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। इट इज बिकॉज ऑफ द रीजन दैट प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस इन अ कंट्री ऑलवेज ले एम्फेसाइज ऑन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। आपने देखा होगा और आप भी खुद भी इस पे एम्फेसाइज करते हैं कि हमारी कंट्री का जो जीडीपी है वो क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? उस वजह से हमारे पास जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ग्रेटर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन। जब भी हमारे पास क्या होगा? जो रियल जीडीपी है वो इंक्रीज होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन क्या होगी? ग्रेटर होगी। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है। जब हमने बात की थी कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो वो अदर थिंग्स ये हैं जो लिमिटेशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो अदर थिंग है यानी कि लिमिटेशन है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नाउ देखिए रियल जीडीपी जब इंक्रीज होगा, बट रियल जीडीपी कभी भी बात नहीं करता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
जब हमारे पास रियल जीडीपी इंक्रीज होगा तो मे बी पॉसिबल जो कुछ ग्रुप्स हैं जो रिच हैं उनके पास पैसे ज्यादा आ गए, उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा हो गई, और जो गरीब थे वो जीडीपी के इंक्रीज होने से पहले भी वैसे ही थे और जीडीपी के इंक्रीज होने के बाद भी वैसे ही थे, तो उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मे बी पॉसिबल ड्यू टू इंक्रीज इन द रियल जीडीपी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो ज्यादा अनइक्वल हो जाए, और जो कि हम करंट सिचुएशन में देख रहे हैं कि करंट एरिया जो करंट हमारे पास प्रिवेलिंग कंडीशंस है, यहाँ पे जो अमीर हैं वो ज्यादा अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो ज्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। तो रियल जीडीपी तो इंक्रीज होगा, ओके, बट हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से वेलफेयर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है रियल जीडीपी की फॉर कंसिडरिंग इसको एक इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। अब जीडीपी के अंदर जो कंपोजिशन होती है वो होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है। बट मे बी पॉसिबल हमारे पास इंक्रीज होगा प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस गुड्स, जब हमारे पास ज्यादा डिफेंस गुड्स होंगी इनडायरेक्टली उससे वेलफेयर प्रोमोट तो होता है बिकॉज हमारे पास एक अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है, बट डायरेक्टली वो इफेक्ट नहीं करता है, डायरेक्टली वो सोशल वेलफेयर को इंपैक्ट नहीं करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन हो गई। उसके बाद आ गया नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। जीडीपी में हम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। सबसे पहले हो गई हाउसवाइफ की सर्विसेज। हाउसवाइफ की सर्विसेज हम जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा रूरल एरियाज में अभी भी बहुत सारी जगहों पे बर्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। अब ये बर्टर सिस्टम क्या होता है? ये होता है गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जब हम चीजों को एक्सचेंज करते हैं चीजों के लिए तो उसको हम कहते हैं बर्टर सिस्टम। आपने देखा होगा गांव के अंदर क्या होता है, जो मजदूर है वो मजदूरी करता है और उसको बदले में उसको कभी कभार क्या है, कभी चावल दिए जाते हैं, कभी उसको गुंदम दी जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बर्टर सिस्टम। और जो जीडीपी है वो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस को कैलकुलेट नहीं करता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इसके अंदर। उसके बाद आता है एक्सटर्नलिटीज। ये भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। अब एक्सटर्नलिटीज क्या होता है? ये होता है गुड एंड बैड इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब हम कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं उसके दो आउटपुट होते हैं, एक जिसके लिए हम पेमेंट करते हैं, एक जिसके लिए हम पेमेंट नहीं करते हैं। दोनों के क्या होते हैं? गुड एंड बैड इंपैक्ट है। जो एक्सटर्नलिटीज है वो उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करता है जिनकी कोई प्राइस, जिनकी कोई पेनल्टी पे नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स मेंटेन्स ब्यूटीफुल गार्डन एंड मिस्टर वाई नेबर ऑफ एक्स एंजॉय इट। मिस्टर एक्स ने उसने एक बहुत ही अच्छा गार्डन मेंटेन किया और उसका हमसाया है वो उससे फायदा उठा रहा है, ठीक है। अब जो मिस्टर वाई है वो उसका वेलफेयर हो गया, उसके लिए कोई भी पेमेंट उसको नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, जो एक्सटर्नलिटीज है इसका एक गुड इंपैक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे बैड इंपैक्ट की, यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। लेट अस सपोज दैट स्मोक एमिटेड बाय फैक्ट्रीज काज एयर पोल्यूशन। अब जो स्मोक निकलता है फैक्ट्री से वो एयर पोल्यूशन करता है और उन फैक्ट्रीज को कोई भी पेनल्टी नहीं करता है, ठीक है। तो वो जो है एक बैड एक्सटर्नलिटीज है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है। तो इससे भी अब देखिए जब एयर पोल्यूशन होगा, जैसे आपने दिल्ली में देखा कितना खतरनाक पोल्यूशन है, ठीक है, वहां के लोग कितना सफर कर रहे हैं, तो वेलफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, ठीक है, ना उसके लिए कोई पे कर रहा है और न ही वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि हम जीडीपी को क्या कहेंगे, इंडेक्स ऑफ सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसकी लिमिटेशंस। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।